ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो मैंने अपने बचपन में सुना था। हमारे गांव में आज भी लोग इस बारे में बातें करते हैं। कोकण इलाके में एक कोने में बसा हुआ हरियाली से घिरा हुआ सावरडे गांव। गांव के आसपास सिर्फ घना जंगल, पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। छोटा सा गांव, लेकिन उस गांव में बरसों से एक नियम चला आ रहा है जो आज भी लोग मानते हैं। और वो नियम है कि कभी भी खेत में मांसाहार नहीं करना। बुजुर्ग लोग तो इस नियम को मिट्टी का श्राप कहते थे, लेकिन जब भी गांव वाले शहर वालों को इस नियम के बारे में बताते हैं तो उन लोगों को यह बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानी लगती है, जो कि सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन गांव के लोगों को पता था कि यह कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे डरावने हादसे है जो कुछ गांव वालों के साथ हो चुके हैं। इसी सावरडे गांव में कुछ साल पहले मेरा मामा गोपाल रहता था, और तब उसके परिवार में उसके माँ बाप, बड़ा भाई और वो, बस 4 लोग थे। गांव से थोड़ी दूर उनका बड़ा खेत था। गोपाल पढ़ाई में ज्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसे खेती करना बहुत पसंद था। जब गोपाल थोड़ा बड़ा हुआ वो रोज खेतों में पानी देने जाया करता था। कई बार तो उसे घर आने में आधी रात तक हो जाती थी, पर वो कभी वहां रुकता नहीं था। गांव में हर किसी को जैसे वो नियम पता था, वैसे ही उसे भी पता था कि खेत में मांसाहार करना सख्त मना है, और अगर कोई ये नियम तोड़े तो कहते थे कि वहां कुछ है जो उसके पीछे पड़ जाता है। गोपाल बचपन से ये बातें सुनता आ रहा था, लेकिन उसने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। पर फिर भी उसने कभी वो नियम तोड़ा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह हो गई, फिर भी मामा घर वापस नहीं आए। घर वालों को लगा कि शायद वो खेत वाले झोपड़े पर ही सो गया होगा, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो गोपाल कहीं नहीं था। सबको फिक्र होने लगी, क्योंकि मामा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि रात भर बाहर रह सके। मामा की माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने मामा के पिता और बड़े भाई से कहा कि जल्दी जाकर खेत में देखो। उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी और भाई जल्दी जल्दी खेत पहुंचे। खेत में देखा तो मामा झोपड़े के पास बेहोश पड़ा हुआ था। घबराकर उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। गांव से और लोगों को बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से मामा को गाड़ी में डालकर वो अस्पताल ले गए। इलाज के बाद थोड़ी ही देर में मामा को होश आ गया। डॉक्टर ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन घर लौटने के बाद भी मामा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। फिर पिताजी ने सबको बाहर भेजा और मामा के सामने बैठे। उन्होंने प्यार से पूछा, गोपाल तुझे कहा था ना कि ऐसी गलती कभी मत करना, लेकिन तूने वही किया। मामा थोड़ा हैरान हो गया और बोला, कौन सी गलती बाबा? तब उसके पिताजी ने और सख्त होकर कहा, जब हम तुझे देखने आए थे तो सारे लोग तेरे आसपास खड़े थे, और तभी मेरा ध्यान झोपड़ी के पास चला गया। वही नीचे हड्डियां और बचा कुचा खाना पड़ा था, और तभी मैं समझ गया कि वहां क्या हुआ है। और उनकी बात सुनकर मामा को वो रात याद आ गई। उस रात गांव में हलचल थी। गोपाल के दोस्त रोहित का बर्थडे था। गांव में ज्यादा आबादी नहीं थी, सब एक दूसरे को जानते थे। रोहित शहर में रहने वाला था, लेकिन उन दिनों वो छुट्टियों में गांव आया था। उसने गोपाल से कहा कि वो अपना बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहता है, तो इसलिए वो गांव के बाहर खेत में ही पार्टी करेंगे। चिकन मटन का सारा इंतजाम भी करेंगे। गोपाल ने शुरू में मना कर दिया, और उसने साफ कहा कि यहाँ खेतों में मांसाहार करना मना है। अगर घर वालों को पता चला तो उसे घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन रोहित और बाकी दोस्तों ने बहुत जिद की। बहुत मना करने के बाद आखिरकार गोपाल तैयार हो गया। सारे दोस्त उसके खेत पहुंच गए। झोपड़ी के पास टेबल लगा और फिर पार्टी शुरू हो गई। सबको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। बढ़िया खाना तैयार था। शुरू में गोपाल ने खाना खाने से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने इतना फोर्स किया कि उसने भी थोड़ी शराब पी और सिर्फ रोटी के 2 निवाले खा लिए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसके सारे दोस्त चले गए, लेकिन मामा वहीं रुक गया, क्योंकि अगर वो घर चला जाता तो घर वालों को शायद पता चल जाता और उसे घर वाले बहुत डांटते। इसलिए उसने अंधेरे में ही वो सब हड्डियां और बचा कुचा सामान वहीं एक गड्ढे में गाड़ दिया, और वो वहीं झोपड़ी में सो गया। लेकिन रात में अचानक किसी अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई।
काला घना आसमान, दूर हवा में पेड़ सरसराते हुए हिल रहे थे। कुत्तों की हल्की हल्की भौंकने की आवाजें आ रही थी। लेकिन वो रात कुछ अलग थी, कुछ बेचैन करने वाली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां कुछ था जरूर। अचानक उसे कानों में एक हल्की लेकिन अजीब आवाज सुनाई दी। कोई अस्पष्ट डरावनी सी आवाज। पहले लगा कि कोई रो रहा है, लेकिन वो इंसानी रोने की आवाज नहीं थी। वो किसी दूसरी ही दुनिया की आवाज थी, जो जानवर और भूत के बीच फंसा हुआ हो। गोपाल उठकर बैठ गया, झोपड़ी से बाहर देखने लगा, और उसके सामने कुछ नहीं था। रात की ठंडक उस झोपड़ी के अंदर घुस गई। फिर से वही आवाज आई, अब थोड़ी और ज्यादा तेज, थोड़ी साफ, रोने जैसी, हाँफने जैसी और हल्की सिसकी जैसी। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद वो कोई इंसान होगा या कोई जानवर। जैसे ही उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, अचानक नीचे जमीन पर कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से नीचे देखा तो मिट्टी पर लाल परत थी, जैसे किसी का खून हो, मगर वो ताजा नहीं था, थोड़ा सा काला पड़ चुका था। और उसे देख उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसी वक्त मामा की नजर सामने गई। खेत के पगडंडी वाले रास्ते पर उसे दूर कहीं कुछ सरकता हुआ, रेंगता हुआ साया दिखा। मामा ने झोपड़ी के दरवाजे से और थोड़ा दूर जाते हुए ठीक से देखा, और उसके शरीर में खून जैसे जम सा गया। दूर कोई बड़ी सी चीज लंगड़ाती हुई, घिसटती हुई और सिसकती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। मामा ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। वो चीज थोड़ी और करीब आ गई थी, और उसी पल उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो साया बेहद अजीब था। उसके पूरे जिस्म पर बाल ही नहीं थे, जैसे उसकी चमड़ी छील गई हो। लाल सुनहरी खाल, मगर सिर पर उलझे उलझे बाल थे। शरीर लंगड़ाता हुआ, और हर हरकत पर एक अजीब सी चरचराहट की आवाज आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां चरमरा रही हो। गोपाल थोड़ा पीछे खिसका। उसके पैर कांप रहे थे, मगर भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वहीं पर बैठा सन्न हो गया था। वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, और अब साफ दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर इंसानी आंखें नहीं थी, गहरी काली, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो, और एक खौफनाक मौत का मंजर दिखाई दे रहा हो। मामा पत्थर बन के उस अजीब चीज को बस देखता रह गया। करीब 5-6 फुट दूर आकर वो चीज एकदम से रुक गई, और मामा की आंखों में देखकर कुछ अजीब सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मगर वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो कोई हंसी ही नहीं थी, वो कोई खामोश इशारा था, जैसे वो कह रहा हो कि तूने नियम तोड़ा है और अब अंजाम भुगतना होगा। उस अजीब जानवर से एक ठंडी और एक सड़ी गली सी गंध आ रही थी, खून, मिट्टी और सड़न की मिलीजुली बदबू। वो बदबू इतनी तेज थी कि गोपाल का दम घुटने लगा था। सीने में धड़कन तेज हो गई और पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसके पेट में कुछ हिल रहा हो। उस जानवर ने अपनी लंबी उंगलियां उठाई। उंगलियां नहीं, वो उंगलियां नहीं थी, वो हड्डियां थी। इंसान की हड्डियों का ढांचा, और उन पर जमी हुई थी सड़ी गली गीली मांस की परतें। उनमें से कीचड़ जैसा कुछ टपक रहा था, और वो हाथ गोपाल की तरफ बढ़ने लगा। और अब उसे समझ में आ गया कि अब अगर वो भागा नहीं तो ये उसका आखिरी वक्त हो जाएगा। मगर उसका जिस्म हिल नहीं रहा था, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी तो सिर्फ दिल की तेज धड़कन, कानों में गूंजता हुआ शोर, और सामने से आता हुआ वो मौत का साया। वो चीज बिल्कुल उसके पास आ गई। एक पल को मामा को लगा कि क्या ये सब वहम है, मगर तभी उसके सामने जो जीव खड़ा था, उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगा। आंखें सफेद हो गई, मुंह जैसे फट सा गया, और उसके अंदर से सड़ी हुई गली हुई जीभ बाहर निकल आई। उसी पल मामा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। मामा जोर से नीचे गिर पड़ा और वही बेहोश सा हो गया। जब उसे होश आया तब वो हॉस्पिटल में था। उस रात उसके पिताजी ने सबको घर से बाहर भेज दिया और खुद चुपचाप गोपाल के पास बैठ गए, और तब उन्होंने समझाया
कि देख बेटा, गांव के बाहर खेत में कुछ है और ये सबको पता है। तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया, मगर आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। मामा उस दिन इतना डर गया था कि उसके बाद कई दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे भी अच्छे से पता था कि जो कुछ उसने उस रात देखा वो कुछ साधारण नहीं था, वो इंसानी नहीं था। और उस हादसे के बाद मामा ने कभी खेत की तरफ रुख नहीं किया। कुछ साल बाद वो गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर चला गया, लेकिन फिर कभी उसने खेत में कदम तक नहीं रखा। उसे आज भी लगता है कि उस रात वो सिर्फ नसीब से बच गया था, मगर उसे आज भी खेत की तरफ जाने से डर लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जो कोई चीज़ थी वो अब भी मिट्टी के नीचे कहीं दबी हुई है और फिर से बाहर आने की राह देख रही है।